जब भी किसी विचारक का अध्ययन करना हो, चाहे वो भारतीय राजनीतिक विचारक हो या पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हो, तो तीन कोणों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला कोण, उसका जीवन परिचय, उसने कहां जन्म लिया, उसने कब जन्म लिया और कहां उसने शिक्षा ग्रहण करी और उसके जीवन में क्या क्या मोड़ आए और पूरे जीवन में उसने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना करी और किस पुस्तक में उसने सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अपना दिया है। यह पहला कोण होता है। दूसरा कोण, उसके संबंध में कहे गए कथन जो बहुत सारे विचारकों द्वारा दिए जाते हैं और कुछ कथन वह स्वयं कहता है, उन कथनों के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। तीसरा जो सबसे आखिरी कोण है और सबसे महत्वपूर्ण कोण है, वह है उसके द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत। जैसे हॉब्स के संबंध में बात करें तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत उसने कितने समझौतों की बात करी है, यह हमें पता होना चाहिए। तो यह प्रक्रिया है किसी भी राजनीतिक विचारक के संबंध में उसका अध्ययन करने की। यदि आप इस तरीके से अध्ययन करेंगे तो मैं दावा करता हूं आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज हम बात कर रहे हैं हॉब्स की और हॉब्स के संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज सबसे पहले हॉब्स के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। तो हॉब्स का यदि हम जन्म देखें, जिससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि हॉब्स का जन्म कब हुआ। हॉब्स का जन्म हुआ 5 अप्रैल 1588 को मालमेसबरी में। आपको यह याद होना चाहिए कि हॉब्स का जन्म कब हुआ और हॉब्स का जन्म कहां हुआ। अब हॉब्स के बारे में यदि बात करें कि हॉब्स ने अपनी उच्च शिक्षा किस विश्वविद्यालय से ग्रहण करी थी, तो हॉब्स ने अपनी उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ग्रहण करी थी। अब देखते हैं हॉब्स के संबंध में कुछ कथनों की जो हॉब्स के संबंध में कहे गए हैं। पहले कथन पर नजर डालते हैं। हॉब्स को मालमेसबरी का शैतान किसने कहा है। मालमेसबरी में हॉब्स पैदा हुआ था, इसलिए हॉब्स को मालमेसबरी का शैतान कहा गया। कौन वो विचारक थे जिन्होंने हॉब्स को मालमेसबरी का शैतान कहा? वह थे कोली। अब परीक्षा भवन में हमें यह कैसे याद आएगा कि यह विचार किसके द्वारा दिए गए, क्योंकि परीक्षा भवन में हमारे सामने बहुत सारे विचारक होते हैं, उनके संबंध में अनगिनत कथन कहे जाते हैं। अब ये याद आने की एक निंजा टेक्निक मैं आपको सिखाता हूं। कुछ निंजा टेक्निक आप भी बना सकते हैं, लेकिन जो निंजा टेक्निक मेरे पास है वो निंजा टेक्निक मैं आपको बताता हूं कि मालमेसबरी का शैतान हॉब्स को कहा कोली ने। अब याद कैसे रखेंगे परीक्षा भवन में? प्रश्न आ जाता है हमारे सामने, मालमेसबरी का शैतान। आप शैतान शब्द को पकड़ लीजिए। शैतान किसने कहा? कोली ने। शैतान कब निकलता है बाहर? रात को निकलता है। रात कैसी होती है? काली होती है। बस, शैतान रात को निकलता है, रात काली होती है। किसने कहा शैतान? हॉब्स को कोली ने कहा। आपको तुरंत परीक्षा भवन में याद आ जाएगा। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। उसने संप्रभुता को समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया। उसने संप्रभुता को समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जिन्हें बोंदा ने आवश्यक रूप से बनाए रखा था। यह कथन कहा सेबाइन ने। अब इसकी निंजा टेक्निक क्या होगी हमें याद करने की, कि उसने संप्रभुता को समस्त अयोग्यताओं से मुक्त कर दिया जिसे बोंदा ने बनाए रखा था। समस्त अयोग्यताओं से मुक्त करना यानी किसी को जब मुक्त कराया जाता है तो मुक्त कराने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? दरवाजा तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, मुक्त कराने के लिए खिड़की तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, मुक्त कराने के लिए सेंध लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सेंध किसने लगाई? सेंध लगाई सेबाइन ने। तो जब भी बात आएगी मुक्त कराने की कि पूर्णतः मुक्त करा दिया समस्त अयोग्यताओं से, तब हम याद कर लेंगे कि साहब यह काम किया सेबाइन ने, उसने ही जाके सेंध लगाई थी। चलिए अगला कथन याद देखते हैं। हॉब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है। पूर्ण शक्ति शब्द को पकड़ना। हॉब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है। अब इसकी निंजा टेक्निक क्या होगी? यह कथन कहा था हार्मोन ने। हॉब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति। पूर्ण शक्ति कहां से आती है? खाने पीने से। खाने पीने के अलावा बहुत से लोग बिना डॉक्टर की सलाह के शक्तिवर्धक दवाएं भी ले लेते हैं। अब शक्तिवर्धक दवाएं लेने से क्या होता है? हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। अब हार्मोन्स डिसबैलेंस किसने करवा दिए? हार्मोन ने करवा दिए। पूर्ण शक्ति की बात किसने करी? हार्मोन ने कही। क्यों? पूर्ण शक्ति प्राप्त करने के चक्कर में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए। परीक्षा भवन में हमें याद आ जाएगा। चलिए अगला कथन देखते हैं। हॉब्स की पुस्तक को जला देना चाहिए। मैंने कभी ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोही
इतनी अधिक मात्रा में हो। यह कथन कहा क्लेरेंडन ने। कभी कभी प्रश्न पत्र में यह भी प्रश्न आ जाता है किसने हॉब्स की पुस्तक को जला दिया, लेकिन असली कथन यह है कि हॉब्स की पुस्तक को जला देना चाहिए। यह कथन कहा क्लेरेंडन ने। अब परीक्षा भवन में हमें कैसे याद आएगा कि हॉब्स की पुस्तक को जला देना चाहिए? यह कथन क्लेरेंडन का है। जलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? जलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है पेट्रोल की, डीजल की और कैरोसिन की। और कैरोसिन कौन लेकर आया? कैरोसिन लेकर आया क्लेरेंडन। तो हॉब्स की पुस्तक को किसने जलाया? क्लेरेंडन ने। किसने कहा कि हॉब्स की पुस्तक को जला देना चाहिए? क्लेरेंडन ने। क्या कहा? कि ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह इतनी मात्रा में भरा हुआ हो। चलिए अगला कथन देखते हैं। लेवियाथन क्रामवेल की चापलूसी में लिखी गई। यह कथन भी क्लेरेंडन का है, जिसने हॉब्स की पुस्तक में आग लगाई। अब इसको याद करने के लिए क्रामवेल की चापलूसी में लिखी गई। क्रामवेल क्लेरेंडन कैरोसिन लेकर आया और हॉब्स की पुस्तक में आग लगा दी। क्रामवेल से क्लेरेंडन को लेकर आओ और क्लेरेंडन से याद करो आग लगाने वाला। आपको परीक्षा भवन में बड़ी आसानी से याद आ जाएगा। चलिए अगला कथन देखते हैं। यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। अब याद रखना, यह ग्रंथ आग लगा रहा है, इस ग्रंथ में आग नहीं लगाई जा रही। उसमें पहले कथन में कहा गया कि इस पुस्तक को जला देना चाहिए, तो वो आएगा क्लेरेंडन। इसमें कहा है कि यह ग्रंथ ही आग लगा देने वाला है। इसने जितनी गड़बड़ पैदा की है उतनी वनस्पतियों के बगीचे में सूअर भी पैदा नहीं कर सकता। यह कथन कहा ब्रैम हिल ने। अब इसकी कुछ निंजा टेक्निक आप भी बना सकते हो, लेकिन मेरी जो निंजा टेक्निक है वो आप सुन लो। वनस्पतियों के बगीचे में सूअर भी पैदा नहीं कर सकता, वैसे वनस्पति वैसे बगीचे। वनस्पतियों के बगीचे में कौन नहीं पैदा कर सकता? सूअर नहीं पैदा कर सकता। जितनी गड़बड़ इस ग्रंथ ने लगाई है, इसलिए इस ग्रंथ ने इतनी आग लगा दी है कि पूरी वनस्पति जल गई और पूरा का पूरा बगीचा जल गया। और बगीचा किसका जल गया? बगीचा जल गया ब्रैम हिल का। वैसे बगीचा वैसे ब्रैम हिल। ये हमें याद आ सकता है परीक्षा भवन में। आप अपनी कुछ निंजा टेक्निक लगाकर याद कर लो तो और बढ़िया है। चलिए अगला देखते हैं कथन। लेवियाथन एक प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ रहा है। प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ रहा है, यह कथन कहा था वाहन ने। प्रभाव विहीन और प्रमाणहीन। प्रभाव विहीन से वाहन, हीन से वाहन। जहां विहीन शब्द आए और हीन शब्द आए वहां से जोड़ लो वाहन को। चलिए अगला कथन देखते हैं। लेवियाथन केवल अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है। यह किसने कहा? यह कथन कहा गूच ने। अब यह कैसे याद आएगा? पुलिसमैन क्या करते हैं? जब हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो पुलिसमैन हमें पकड़ लेते हैं। आम क्षेत्रीय भाषा की यदि हम बात करें तो पकड़ने को गुच्चना भी कहते हैं। चलिए अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन कर लेते हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए पहला प्रश्न है आपका आज का, हॉब्स का जन्म कब हुआ? ए 5 अप्रैल 1588, बी 5 अप्रैल 1589, सी 6 अप्रैल 1588 और डी 8 अप्रैल 1588। इसका सही उत्तर है ए 5 अप्रैल 1588 को हॉब्स का जन्म मालमेसबरी में हुआ था। मालमेसबरी का शैतान इसलिए ही हॉब्स को कहा जाता है। किसने कहा? जो रात को निकलता है और जो काली अंधेरी रात में हमें मिलता है वह है कोली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं और मेरा भय जुड़वा भाई हैं, यह कथन है। एक कथन और इसके संबंध में है। उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और भय को। यह कथन किससे संबंधित है? ए हॉब्स, बी मैकियावेली, सी लॉक, डी अरस्तू। इसका सही उत्तर है ए हॉब्स। यह कथन हॉब्स से संबंधित है क्योंकि हॉब्स ने कहा था कि मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, क्योंकि उस समय इंग्लैंड पर स्पेन ने आक्रमण किया था, जिस वजह से इंग्लैंड में भय का वातावरण था और हॉब्स की मां ने उसे समय पूर्व ही जन्म दे दिया था। इसलिए हॉब्स ने कहा था कि मैं और भय दोनों एक साथ पैदा हुए हैं, जुड़वा भाई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस के निर्वासित जीवन में हॉब्स ने अपने कौन से दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की? 1 डी सीवे, 2 लेवियाथन, 3 डी कार्पोरे, 4 डी होमाइन। आपके कूट हैं ए 1-2, बी 1-3, सी 2-3 और डी 1-4। इसका सही उत्तर है ए 1-2। डी सीवे और लेवियाथन की रचना फ्रांस के निर्वासित जीवन में हॉब्स ने की थी। डी सीवे की रचना 1642 में की गई थी और 1651 में फ्रांस में ही
लेवियाथन की रचना की गई थी। तो प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि लेवियाथन की रचना हॉब्स ने कहां की थी? लेवियाथन की रचना हॉब्स ने फ्रांस में 1651 में की थी। अब इसके जो बाकी दोनों ग्रंथ हैं, डी कॉर्पोरे और डी हुमायून, ये वापस लौटकर इंग्लैंड में हॉब्स ने इनकी रचना की थी। डी कॉर्पोरे की रचना 1655 में की गई थी और डी हुमायून की रचना 1658 में की गई थी। इसके अलावा एक ग्रंथ और है, वो है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, और वो हॉब्स का प्रथम ग्रंथ है जिसमें हॉब्स ने मानव स्वभाव की चर्चा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है? ए संप्रभु, बी समाज राज्य सरकार के सामूहिक नाम, सी प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी समाज राज्य सरकार के लिए प्रयोग किया गया एक सामूहिक नाम। प्रश्न यह भी आ जाता है कि हॉब्स ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो हॉब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है, जो कि सरकार व समाज से भी संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है? ए तर्क, बी दैवीय अधिकार, सी गति और डी निरंकुशता। इसका सही उत्तर है बी दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का हॉब्स ने खंडन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉब्स समर्थन करता है? ए वैधानिक संप्रभुता का, बी लोकप्रिय संप्रभुता का, सी राजनीतिक संप्रभुता का और डी निरंकुश संप्रभुता का। इसका सही उत्तर है कि हॉब्स समर्थन करता है डी निरंकुश संप्रभुता का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस दार्शनिक ने मानव प्रकृति के बारे में कहा था कि मानव का जीवन एकाकी, दीन, मलिन, जंगली और अल्प था? ए रूसो, बी मिल, सी बेंथम, डी हॉब्स। इसका सही उत्तर है डी हॉब्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉब्स ने शासन की निरंकुशता को उचित सिद्ध किया इस आधार पर कि राजा एक शाही व्यक्ति होता है, बी राजा को जनता ने चुना है, सी लोग शासन करने में अक्षम होते हैं और डी मानव प्रकृति द्वेषपूर्ण व झगड़ालू होती है। इसका सही उत्तर है डी मानव प्रकृति द्वेषपूर्ण व झगड़ालू होती है, इसलिए हॉब्स ने निरंकुश शासन का समर्थन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉब्स के अनुसार मानव की कामनाओं का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ए संपत्ति, बी भूमि, सी आत्मसुरक्षा और डी वाद विवाद करना। इसका सही उत्तर है सी आत्मसुरक्षा मानव की कामनाओं का प्रमुख लक्ष्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉब्स के अनुसार मनुष्यों में कितने कारणों से संघर्ष चलता रहता है? ए 4, बी 2, सी 3 और डी 5। इसका सही उत्तर है सी 3। 3 कारणों से प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के बीच संघर्ष चलता रहता है। पहला कारण है प्रतिद्वंदिता, दूसरा कारण है यश व धन प्राप्त करना और तीसरा कारण है इस यश और धन को बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव कैसा है? ए स्वार्थी, बी युद्धप्रिय, सी ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ए और बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में गलत है? ए प्राकृतिक अवस्था जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली अवस्था थी, बी प्राकृतिक अवस्था में कोई विधिवत निर्मित कानून नहीं था, सी प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक अवस्था थी और डी प्राकृतिक अवस्था में सही गलत का निर्णय करने वाली एक व्यवस्था मौजूद थी। इसका सही उत्तर है डी प्राकृतिक अवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी जो सही गलत का निर्णय कर सके, इसीलिए ही लोगों ने समझौता कर एक निरंकुश राजसत्ता की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉब्स ने प्राकृतिक कानूनों को क्या कहा है? ए शांति की धाराएं, बी प्राकृतिक धाराएं, सी शांति के स्रोत और डी शांति के कानून। इसका सही उत्तर है ए शांति की धाराएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में प्रचलित कितने प्रकार के प्राकृतिक कानून बताए हैं? ए 19, बी 20, सी 22 और डी 23। इसका सही उत्तर है ए 19। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून या नियम बताए हैं। हालांकि हॉब्स कानून सिर्फ उन्हीं को मानता है जो संप्रभु द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए हॉब्स ने कहा था कि कानून संप्रभु का आदेश है। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन। ये प्राकृतिक कानून जो वो प्राकृतिक अवस्था में 19 प्रकार के बताता है, इन्हें वह प्राकृतिक नियम भी कहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरों के साथ तुम वैसा ही करो जैसा अपने लिए उनसे चाहते हो। प्राकृतिक कानून के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी तीनों। इसका सही उत्तर है ए हॉब्स। यह कथन हॉब्स का है और जो 19 प्रकार के उसने कानून बताए थे यह उनका सार तत्व है, जिसमें उसने कहा है कि तुम दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम अपने साथ चाहते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किसने कहा कि बिना तलवार की शक्ति के संविदा या समझौता केवल शब्द जान है जो मनुष्यों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः असमर्थ होते हैं? आपके ऑप्शन है ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी बेंथम। इसका सही उत्तर है ए हॉब्स। हॉब्स ने कहा था कि ऐसी संविदा जो बिना संप्रभु, बिना शक्तिशाली या बिना तलवार के हुई हो वह मात्र शब्द होते हैं, उनको लागू करना पूर्णतः असमर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसका मानना है कि लेवियाथन क्रामवेल की चापलूसी में लिखा गया? शुरुआत में हमने कथन पढ़े थे, उसमें हमने यह कथन भी पढ़ा था कि क्रामवेल की चापलूसी में लिखा गया यह ग्रंथ है, किसने कहा? आपके ऑप्शन है ए क्लेरेंडन, बी सेबाइन, सी वाहन और डी इनमें से कोई नहीं। क्रामवेल, क्लेरेंडन। कैसे क्रामवेल, कैसे क्लेरेंडन? और क्लेरेंडन ने ही हॉब्स की पुस्तक को जलाने की बात कही थी। तो यहां पर कौन आ जाता है? क्लेरेंडन। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्लेरेंडन ने कहा था कि लेवियाथन क्रामवेल की चापलूसी में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है। आपके ऑप्शन है ए वेपर, बी सेबाइन, सी वाहन और डी हार्मोन। अब पूर्ण शक्ति की बात आती है और शक्ति प्राप्त होती है हमें खाने पीने से, और अगर ये कुछ लोग खाने पीने की बजाय शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन करते हैं तो क्या हो जाता है? हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, और यह कथन कहा पूर्ण शक्ति वाला हार्मोन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉब्स के अनुसार संप्रभु था अनुबंध का एक हिस्सा, अनुबंध का एक परिणाम, जनता के प्रति जवाबदेह और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी अनुबंध का परिणाम। अनुबंध का परिणाम इसलिए था क्योंकि समझौता सिर्फ लोगों के बीच हुआ था और लोगों के और संप्रभु के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था, इसलिए यह अनुबंध का परिणाम है। और यह प्रश्न भी आ जाता है कि हॉब्स कितने समझौतों की बात करता है, तो उत्तर होगा कि हॉब्स एक समझौते की बात करता है। इसके विपरीत यदि प्रश्न हो कि लॉक कितने समझौतों की बात करता है, तो लॉक 2 समझौतों की बात करता है और रूसो 1 समझौते की बात करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉब्स का मानना है कि अनुबंध के तहत जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण हुआ, ए लोगों ने अपने सभी अधिकार बिना शर्त संप्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया, बी लोगों ने कुछ शर्तों के अधीन अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया, सी केवल संपत्ति और धर्म के अपने अधिकार का समर्पण किया, डी लोगों ने अपने अधिकारों को आत्मसमर्पण करने से इंकार कर दिया। इसका सही उत्तर है ए लोगों ने अपने सभी अधिकारों को बिना शर्त संप्रभु को समर्पित कर दिया। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और आपको ऐसी ही निंजा टेक्निक और सीखनी हो तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।